गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियोस है उसका आपको अपडेट मिलता रहे। और मैं बीएड रिलेटेड और पूरी सेमेस्टर वाइज कोर्स वाइज मैं वीडियो अब से बनानी शुरू कर रही हूँ। एंड जो भी आपका फीडबैक है मेरी वीडियोस को लेकर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अपने कॉलेज का नाम भी कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन से कॉलेजेस से, मेरे को भी पता चले कि मेरी वीडियो बच्चे देख रहे हैं। प्लस वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। आपके जो भी कॉलेज के अनऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पे आप अपने ये चैनल शेयर कर दो। आपका एक ये छोटा सा एफर्ट बहुत हेल्प कर सकता है कि मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना रहे। Thank you everyone. Now moving to the slide, which is the first slide, preliminary school engagement. तो देखो, PSC 1 की फुल फॉर्म पता होनी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं पता होती। तो ये भी आपका एक वाइवा का क्वेश्चन है कि आपको PSC 1 की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, लर्न द कोड, कि BEd 153 आपका PSC 1 का कोड है। तो ये दो क्वेश्चन आपकी हेडिंग में से ही बन जाते हैं, आपके टाइटल में से ही बन जाते हैं वाइवा के। नेक्स्ट इज कि जो PSC 1 है इसका मीनिंग क्या है। तो अब देखो, दो मीनिंग है, एक जनरल मीनिंग है और एक आपके लिए एज अ ट्रेनी टीचर आपके लिए PSC की क्या वैल्यू है वो मीनिंग है। तो एक जनरल मीनिंग अगर मैं आपको प्रिलिमिनरी स्कूल एंगेजमेंट का बताऊं, तो इसका मतलब होता है कि हम वो एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट करवाते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, कि जिससे कि उनका एक इंटरेस्ट पढ़ाई में, लर्निंग में शुरू हो जाए। एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं फॉर द लर्निंग। तो आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि ये एक फर्स्ट फेज है ऑफ लर्निंग। वेरेस अगर आप PSC की इम्पोर्टेंस पूछो टीचर्स के लिए, जैसे आप ट्रेनी टीचर हो, तो ये आपके लिए आप कह सकते हो कि आपका इनिशियल फेज है किस चीज़ का, टीचर ट्रेनिंग का। तो एज अ वुड बी टीचर आपका ये इनिशियल फेज है ऑफ टीचर ट्रेनिंग का। और इस फेज में जो टीचर ट्रेनी है वो फोकस करती है अपने स्किल डेवलपमेंट में, कि उनको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए, स्किल वो समझ जाएगी टीचिंग स्किल्स कौन से होते हैं, जिससे कि वो अपना टीचिंग करियर शुरू कर सके। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि इस वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं वो आपकी जो सिलेबस IP यूनिवर्सिटी ने दिया है वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं। बट कुछ कॉलेजेस होते हैं, 2-3% कॉलेजेस होते हैं जो अपने एडिशनल टॉपिक्स भी बच्चों को बोलते हैं कि आपको इस वाली फाइल के अंदर इंक्लूड करना है। तो फॉर दी सेफर साइड, जितने भी आपके इंडेक्स के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं आप उसको थरली पढ़ लेना कि आपको मीनिंग पता है, क्योंकि एट टाइम्स एक्सटर्नल कुछ भी, कोई भी वर्ड रैंडमली उठा के आपकी फाइल से पूछ सकता है। तो प्लीज़ आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना आप अपनी फाइल के लिए पढ़ते वक्त। और ये वीडियो तो आपके लिए ऑब्वियसली काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, बहुत सारी डाउट्स इससे क्लियर हो जाएगी। बट एक चीज़ है जो आपको एडिशनल पता होनी चाहिए कि एक्सटर्नल रैंडमली पेज टर्न करता है और पूछ लेता है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये वाला जो वाइवा है PSC वाला, इसमें आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वाला वाइवा आप कह सकते हो काफ़ी लाइट रहता है और बहुत अच्छा रहता है, अनटिल अनलेस एक्सटर्नल एकदम अपना प्रिपेयर होके नहीं आया कि उसको मतलब बच्चों को डराना ही है। या कुछ कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं ना जो डेलिबरेटली चाहते हैं कि बच्चे डर जाए, एक डर का माहौल क्रिएट हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसे भी एक्सटर्नल्स देखे हैं। बट इतना कुछ नहीं होता, ये वाला वाइवा बहुत ही, आप खुद आके कमेंट करोगे कि बहुत ईजी था और बहुत अच्छा था। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब है जब आप किसी चीज़ के बारे में केयरफुली सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने थॉट्स के बारे में सोच रहे हो, अपने एक्शंस, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। ये आपको हेल्प करता है कि आप खुद को अच्छे से समझ पाओ, रिफ्लेक्ट बैक कर पाओ कि कोई एक्सपीरियंस था उससे आपने क्या सीखा और कैसे आप चीज़ों को फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल प्रोजेक्ट है और बच्चा स्कूल में स्कूल प्रोजेक्ट करके आता है, घर आके वो सोच रहा है कि वो स्कूल प्रोजेक्ट कैसा था, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ जब कंडक्ट करवाई जा रही थी स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर, या जो भी उसके टीम मेंबर्स हैं उनका क्या रिएक्शन था, वो कितने एक्टिव थे, प्लस पॉइंट क्या था उनकी ग्रुप एक्टिविटी का, और कैसे फ्यूचर में ये एक्टिविटी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है किस पे, अपने स्कूल प्रोजेक्ट पे। तो ऐसे जो रिफ्लेक्शन है वो हेल्प करता है हमें कि हम अपनी प्रैक्टिसेस पे या फिर अपने कोई एक्सपीरियंस पे, थॉट पे रिफ्लेक्ट बैक कर सके, दोबारा सोच सके और ये भी सोच सके कि उससे हमने क्या सीखा है, क्या चैलेंजेस हमने फेस करे हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी टॉपिक्स हैं हमेशा आप उनका
मैंने आपको बोला कि मीनिंग पता होना चाहिए, पर आपको कनेक्शन भी पता होना चाहिए कि एज अ टीचर फ्यूचर में आप उसको कैसे यूज करोगे। जैसे कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल आप फ्यूचर में एज अ टीचर कैसे यूज करोगे। तो आप बता सकते हो कि रिफ्लेक्टिव जर्नल, कोई भी स्कूल की पिकनिक हो रही है, कोई ट्रिप हो रही है, एनुअल डे हो रही है, तो आप बच्चों से रिपोर्ट प्रिपेयर करवा सकते हो, रिफ्लेक्टिव जर्नल उनका थ्रू आउट द ईयर मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना कि कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी फाइल्स है, बच्चों से, टीचर से कनेक्टेड होना चाहिए आपके जो भी टॉपिक है, क्योंकि एक्सटर्नल सीधा आपसे मीनिंग नहीं पूछेगा कि रिफ्लेक्शन जर्नल का, रिफ्लेक्टिव जर्नल का मीनिंग बताओ। वो पूछेगा इसका यूज आप बताओ कि एज अ टीचर आप कैसे यूज करोगे इसे फ्यूचर में। मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो एक रिफ्लेक्टिव जर्नल आपने थ्रू आउट योर डे वन पीएससी में मेंटेन ही करा होगा, तो रिफ्लेक्टिव जर्नल आपको पता भी होगा, ये एक पर्सनल नोटबुक होती है जहाँ पे आप डेली बेसिस पे लिखते हो अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस। ये आपको हेल्प करता है कि आप बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट बैक कर सको कि कौन कौन सी चीज़ें आपने सीखी है, व्हाट यू हैव लर्न, कैसे आप आगे फ्यूचर में चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप कह सकते हो इन शॉर्ट कि रिफ्लेक्टिव जर्नल एक टूल है जिसके थ्रू आप डीपली सोच सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और ये आपको हेल्प करते हैं कि आप ग्रो करो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। अब रिफ्लेक्टिव जर्नल का यूज़ क्या है टीचर्स के लिए। तो टीचर्स कैसे रिफ्लेक्टिव जर्नल को यूज़ कर सकती है अपनी लाइफ में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि कनेक्शन आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव जर्नल बच्चों के लिए, टीचर के लिए कैसे यूज़फुल है। फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स। तो जो टीचर है, रिफ्लेक्टिव जर्नल हेल्प कर सकते हैं कि वो सोच सके अपने लेसन्स के बारे में, और कैसे उनके लेसन्स थे, व्हाट वर्कड वेल, एंड कौन कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ पे टीचर थोड़ा और काम कर सकती है और लेसन को और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस। तो टीचर नोट कर सकती है कि जब टीचर कोई लेसन प्रेजेंट कर रही थी तो बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा था, बच्चों की एंगेजमेंट कैसी थी, और कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे बच्चों को थोड़ी हेल्प की जरूरत है। प्लान कर सकती है अपने लेसन्स को बेटर। नेक्स्ट, चैलेंजेस को समझ सकती है टीचर। एंड पर्सनल ग्रोथ। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल एंकरेज करता है कि जो टीचर्स है वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे और ग्रो करे प्रोफेशनली। नेक्स्ट इज यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल फॉर स्टूडेंट्स। तो बच्चे जो है वो, उनके लिए कैसे आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्टिव जर्नल यूजफुल है। फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड लर्निंग। तो बच्चे जो है वो अपना डेली बेसिस पे लिख सकते हैं कि क्या उन्होंने क्लास में कंसेप्ट पढ़ा और कौन कौन सी चीज़ें थी जहाँ पे उनको डिफिकल्टी आ रही थी। रिफ्लेक्टिव जर्नल हेल्प करता है बच्चे के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी। जब जो बच्चा है वो अपनी डेली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बना रहा है, तो कुछ छोटे छोटे सक्सेस है जिसे बच्चा अगर दोबारा अपना वो जर्नल रीड करेगा तो वो उसको एक कॉन्फिडेंट बच्चा बनाएगा, तो उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट, वो अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकता है, बच्चा इंप्रूव कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल हेल्प करता है कि जो बच्चा है वो अपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करे और वेज ढूंढे कि वो कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। इन्हांस करेगा राइटिंग स्किल बच्चों की। एंड लास्टली, रिफ्लेक्टिव जर्नल विल हेल्प टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि जो बच्चे हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल के थ्रू उनको एनकरेज करा जाता है कि वो सोचे अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में और अपने एक्शंस के बारे में। तो नेक्स्ट आपकी स्लाइड है वो है ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और जो आपकी पीएससी वन होती है, पीएससी वन में आप ऑब्जर्वेशन के लिए ही स्कूल में जाते हो, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने स्कूल में पढ़ाया था, तो उस टाइम आपको ऑनेस्ट आंसर देना है। क्योंकि हम स्कूल में ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं, बट जो स्कूल्स वाले होते हैं, मोस्टली स्कूल्स, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ कुछ स्कूल्स होते हैं जो आपको पढ़ाने के लिए देते हैं, आपको नोटबुक चेकिंग के लिए देते हो। तो जस्ट बी ऑनेस्ट, बोल देना कि पीएससी वन वैसे तो मैम ऑब्जर्वेशन के लिए होती है, बट मेरे से ये काम करवाया गया था। तो इस वाली स्लाइड में आपको मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होने चाहिए, स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए। तीनों चीज़ आपको ज़रूर ज़रूर पता होनी चाहिए। इस ये जो मीनिंग, टाइप्स और स्टेप्स है, इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वाली जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड करी है, उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो वहाँ से इन वाले पॉइंट्स का प्रेफरेंस ले सकते हो। अब वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने कौन सी मेथड यूज करी ऑब्जर्वेशन के लिए। तो जो 8 मेथड्स है जो मैंने बताई है आपको वीडियो में, आप वो सुन के उसके बेसिस पे अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, पैरामीटर्स फॉर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन।
तो एक्सटर्नल आपसे पूछेगी कि आपने जो टीचर्स को ऑब्जर्व करा, जो भी आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स थे, तो उसमें आपने क्या पैरामीटर यूज करा। कि पैरामीटर का मतलब होता है कि बेसिकली एक चेकलिस्ट कि जिसके बेसिस पे आप टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल पहले आप ये देखते हो कि जो टीचर है उनका लेसन प्लान कैसा है, क्या सारे इनपुट्स है लेसन प्लान के अंदर, क्या वो लेसन प्लान ऑर्गेनाइज्ड है। सेकंड आप ये देखते हो कि टीचर कैसे बच्चों को कंट्रोल करती है, मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है, क्या टीचर एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर रही है। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन है कि जिसके बेसिस पे आप एक टीचर को ऑब्जर्व करते हो। नेक्स्ट इज कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन जितने मैं फ्रेम कर पाई, जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है बट आपसे पूछ सकते हो, और मेरे टाइम पे बच्चों से पूछा भी था कि टाइम टेबल का मीनिंग क्या होता है, टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है। एनईपी 2020 और एनईपी 1986 से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, ये ज़रूर पूछ सकते हैं आपसे। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन आपसे पूछ सकते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स आपसे पूछ सकते हैं। और एट टाइम्स जो मैंने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के वक्त भी बताया था कि एक्सटर्नल कुछ ऐसा होता है कि फाइल से ना पूछे, वो ऐसे ही आपसे बीएड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, तो उस टाइम पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी नॉर्मल चीज़ है जो एक वाइवा में होती है। वो आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का सब्जेक्ट उठा के बैठ जाए, वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट उठा के बैठ जाए कि चलो ये टॉपिक समझा, ये सारी बहुत नॉर्मल चीज़ है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको ये वर्ड पेडागोजी का मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए। पेडागोजी का मीनिंग होता है वो मेथड जो टीचर यूज़ करती है टू टीच। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है जो डिस्कशन मेथड यूज़ करती है, एक टीचर जो एक्सप्लेनेटरी मेथड यूज़ करती है, तो आपको वेरियस पेडागोजी भी पता होनी चाहिए। तो एक सिंपली अगर मैं लाइन में बोलूँ तो पेडागोजी मीन्स हाउ टीचर टीच। इट इज़ अबाउट द वेज दैट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो एक टीचर है जो सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ा रही है और एडिशन का टॉपिक सिखा रही है छोटे बच्चों को, तो वो यूज़ कर सकती है कुछ टॉयज़ को, और बोल सकती है कि जैसे 2 टॉयज़ रख दिए तो वो बोलेगी कि टोटल बताओ ये टॉयज़ कितने हैं। तो ऐसे हर टीचर अपनी अलग-अलग पेडागोजी यूज़ करती है अलग-अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। अब सोशल साइंस में टीचर यूज़ कर सकती है फील्ड, आप कह सकते हो फील्ड विजिट करवा सकती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि आपके जो भी 2 सब्जेक्ट है, जब भी आपने बीएड में एनरोल करा होगा तो आपने 2 अपने पेडागोजी के सब्जेक्ट चूज़ करे होंगे, तो उनसे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ाओगे, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करोगे, उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या-क्या एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट करवा सकते हो, क्या-क्या पेडागोजी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपकी 2 पेडागोजी से रिलेटेड भी समवॉट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो ये नहीं पूछेंगे कि सोशल साइंस में ये वाली वॉर कब हुई थी, वो मेथड्स के बारे में पूछेंगे बेसिकली आपसे। एंड वन मोर थिंग, जिस भी स्कूल में आप गए हो, जिस भी टीचर को आपने ऑब्जर्व करा है, आपकी जो पेडागोजी से रिलेटेड है उनका नाम कभी आपसे पूछ सकते हैं। वो कैसा पढ़ा रही थी टीचर, उनकी क्या मेथड थी उसके बारे में पूछ सकते हैं। वो टीचर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी थी एक्सप्लेनेशन के वक्त, वो आपसे पूछ सकते हैं। कैसा उनका क्लासरूम मैनेजमेंट था। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि जो भी आपकी पेडागोजी है, इंग्लिश एंड सोशल साइंस सपोज मेरी थी, तो एक्सटर्नल मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है सोशल साइंस की, इसकी स्कूल में क्या इंपॉर्टेंस है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं इस वाले वाइवा में। नेक्स्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल स्टाफ, जिसके ऊपर आपने 4-5 पेज बहुत डिटेल में लिखे हुए गए। तो देखो, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो स्कूल स्टाफ है उसके 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज टीचिंग स्टाफ एंड द अनदर वन इज नॉन टीचिंग स्टाफ। और इन दोनों को हम स्कूल के रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो टीचिंग स्टाफ में बेसिकली वो लोग आते हैं जो बेसिकली अकेडमिक वाली चीज़ देखते हैं। तो इसके अंदर आपकी प्रिंसिपल आती है, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स जो आपकी क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, स्पेशल एजुकेटर भी आते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स भी आते हैं, और लाइब्रेरियन भी आते हैं। तो लाइब्रेरियन आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों में आते हैं, क्योंकि लाइब्रेरियन की अगर ड्यूटी देखी जाए तो ये भी होती है कि वो बच्चों की रीडिंग स्किल्स पे भी एम्फेसिस देती है। तो इसमें आपको टीचिंग स्टाफ जितने भी मैंने आपको नेम्स बताए, आपको इनका मीनिंग तो बहुत जनरल आपको पता ही होगा, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। एंड सब्जेक्ट टीचर का और क्लास टीचर का तो ज़रूर, और स्पेशल एजुकेटर भी बहुत ट्रेंडिंग में, तो इनके तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़े आप डीपली पढ़ लेना।
नेक्स्ट इज नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसके अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आते हैं, जिसके अंदर आपके क्लर्क्स, ऑफिस असिस्टेंट्स आते हैं, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, जो मैंने बताया कि लाइब्रेरियन दोनों में हो सकते हैं, आईटी सपोर्ट जो आपके टेक्निकल चीज़ें देखते हैं स्कूल की, लैब असिस्टेंट, काउंसलर, स्कूल नर्स, बस ड्राइवर्स, ये सारे आपके नॉन टीचिंग स्टाफ में होते हैं। तो इनका आपको मीनिंग और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्कूल। तो आपने स्कूल प्रोफाइल करके अपनी फाइल के अंदर एक पेज इंक्लूड करा होगा, तो आपको स्कूल का पूरा नाम पता होना चाहिए, स्कूल का मोटो पता होना चाहिए, एड्रेस भी पूछ लेते हैं कभी कभी, उस स्कूल की प्रिंसिपल कौन सी है ये भी पूछ सकते हैं, उनका नाम पूछ सकते हैं। अब जो स्कूल है, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों करके जाना, क्योंकि एक्सटर्नल आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको अच्छा क्या लगा और कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है कि इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, पीरियड की ड्यूरेशन भी पूछ सकते हैं कि वो कितने मिनट का एक पीरियड होता था उस स्कूल में, टाइमिंग्स क्या थी स्कूल की, प्रेयर ऑफ स्कूल, ये कुछ भी रैंडम क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग है वो सारी फिजिकल फैसिलिटीज और रिसोर्सेज जो हेल्प करता है कि जो स्कूल है वो अच्छे से फंक्शन कर सके और सपोर्ट कर सके एक फ्रूटफुल लर्निंग। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, आपकी बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर आपकी क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, ऑडिटोरियम, फर्नीचर, डेस्क, चेयर, बोर्ड्स, और फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इंटरनेट कनेक्शन, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स एरिया, जो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी बोलते हो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, वाटर फैसिलिटी कैसी है, और मैंने पॉइंट तो ज़्यादा आप कह सकते हो कि बिल्डिंग के अंदर भी एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट, क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, आप सिर्फ इनमें से कोई भी 10 पॉइंट उठा लो, जैसे क्लासरूम उठा लिया, आप इलेक्ट्रिसिटी उठा लिया, वाटर सप्लाई उठा लिया, लाइब्रेरी उठा लिया, और इन पॉइंट्स को भी इलैबोरेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने कंपोनेंट्स मेंशन करे आप ऐसे करो, तो पर कंपोनेंट्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी है और इनके प्रोज एंड कॉन्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था और कौन सी चीज़ आपको लगती है कि इम्प्रूव स्कूल में हो सकती थी। तो मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उठाया था वो था कंप्यूटर लैब, और मैंने अपने वाइवा के वक्त मैम को बोला था कि मुझे लगता है कि जो कंप्यूटर लैब है वो इतना स्पेशियस नहीं था और एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंप्यूटर वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि सच में स्कूल में बहुत कंजस्टेड था, तो वो चीज़ स्कूल में इम्प्रूव हो सकती है। तो ऐसे ही आप जो कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो एक दो के प्रोज एंड कॉन्स भी लर्न कर जाना। तो मीनिंग, कंपोनेंट्स और इम्पोर्टेंस क्या है एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाला टॉपिक आप देख सकते हो समवॉट आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्कूल रिकॉर्ड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वाले कोर्स से रिलेटेड है। तो स्कूल रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, स्कूल रिकॉर्ड्स बेसिकली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो स्कूल की होती है वो एक ऑर्गेनाइज वे में रखी जाती है, स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, स्टाफ के बारे में, और जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती है। ये रिकॉर्ड हेल्प करता है कि स्कूल मैनेज कर सके, ट्रैक कर सके इंपॉर्टेंट जो भी डिटेल्स हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकती है, अकेडमिक भी हो सकती है, और किसके लिए, फॉर दी लीगल पर्पस। तो स्कूल रिकॉर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि स्कूल रिकॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड नेक्स्ट आपको टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स भी पता होने चाहिए, एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर भी लर्न कर लेना जो आपके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वाले की एक बुलेटिन है। तो टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड में आपके स्टूडेंट रिकॉर्ड आते हैं जैसे बच्चों की ग्रेड्स, अटेंडेंस, अकेडमिक रिकॉर्ड आते हैं जो रिपोर्ट होती है बच्चों की प्रोग्रेस की, अचीवमेंट की, टीचर एंड स्टाफ के रिकॉर्ड आते हैं जिसमें उनकी क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मैंशनड होती है, अटेंडेंस रिकॉर्ड होते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड होते हैं। तो स्कूल रिकॉर्ड हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट अ स्टूडेंट्स फ्यूचर, मॉनिटर कर सकते हैं प्रोग्रेस एंड इंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ अबाउट योर फील्ड एक्टिविटी। तो आपको बोला गया होगा कि जब भी आप अपनी पीएससी के लिए जा रहे हो तो आपको फील्ड एक्टिविटी वहाँ पे कंडक्ट करवानी है। तो देखो, फील्ड एक्टिविटी के दो मीनिंग होते हैं। फील्ड एक्टिविटी का जो इन जनरल मीनिंग है वो मीनिंग है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हो स्कूल के बाहर, और ये हेल्प करता है बच्चों को कि वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सके एंड बियॉन्ड द बुक्स पढ़ सके। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे आप नेचर वॉक पे जा रहे हो, म्यूजियम्स विजिट कर रहे हो, या फिर ट्रिप, ये आपका जनरल मीनिंग है। बट जो आपकी पीएससी की फाइल में फील्ड एक्टिविटी बोली गई है वो बोला गया है कि आप बच्चों को क्लास के बाहर प्लेग्राउंड में ले जा रहे हो और वहाँ पे जाके एक्टिविटीज कंडक्ट करवा रहे हो।
तो आप जब भी आपसे एक्सटर्नल अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते ही है जनरली, तो ये दोनों मतलब उन्हें समझाना। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक्टिविटीज़ आपने कौन सी कंडक्ट करवाई, आपको पता होना चाहिए कि जो आपने एक्टिविटी कंडक्ट करवाई है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बच्चों का कैसे एक्सपीरियंस था, क्या बच्चे एंगेज थे एक्टिविटी में, तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्टिविटी के वक्त बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बेसिकली कैसी थी। नेक्स्ट इज योर की पॉइंट्स ऑफ वाइवा। तो कुछ की पॉइंट्स है वाइवा के जो आपको ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है, और मैंने पिछली वीडियो में भी रिपीट करा था, इस वीडियो में भी रिपीट करी हूँ कि पहली चीज़ आपकी वाइवा में जो देखी जाती है, इट इज़ योर कॉन्फिडेंस, एंड उसके बाद आपकी नॉलेज आती है। सेकेंड, लर्न द कोड, गो थ्रू अ इंडेक्स, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अपने इंडेक्स को थरली पढ़ लेना, जो जो पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन है। फिर डेफिनेशन वाला पार्ट, तो डेफिनेशन देखो, बहुत सारे बच्चे हो गए जिनके कॉलेज में उनको भर भर के डेफिनेशन लिखवाई जाती है, डिफाइन लिखो डिफाइन लिखो, बट एनईपी 2020 हमारा बोलता है कि जो डेफिनेशन है वो रोट मेमोराइजेशन प्रमोट करता है। तो डेफिनेशन अगर आपको इस वाली फाइल में लर्न करनी है तो वो आप स्कूल की कर सकते हो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता इतनी कोई इंपॉर्टेंट है। रेस्ट देखो, इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल, क्या पता है इस वाली वीडियो में आपने इतनी सारी चीज़ें मीनिंग पढ़ ली है, वो आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, तो ये एक्सटर्नल के ऊपर 80% डिपेंड करता है, 20% हम सिर्फ प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी है तो वो आप स्कूल की पढ़ सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको वाइवा में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि स्पीक लेस। मैं भी करती थी कि वाइवा में मैं कम बोलती थी, कॉन्फिडेंट रहती थी, और क्योंकि देखो कंटेंट हमें ना बहुत कम कम पता होता है, स्पेशली वाइवा में जाके एक एंग्जाइटी लेवल सबका ही बढ़ जाता है, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंट हो। जैसे मेरे साथ भी था, मुझे लगता था कि मैं बोल लूँगी, बट वहाँ जाके एक थोड़ी सी हार्ट बीट तेज़ हो ही जाती है। तो स्पीक लेस, और फिर अगर वो आपको बोलते हैं कि और बोलो, तो फिर अपना एलैबोरेट करना शुरू करो आंसर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस मीनिंग फंक्शन, जो भी आपके इंडेक्स में पॉइंट्स दिए है वो ज़रूर पढ़ लेना। ऑल्सो बहुत बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं कि वो एक्सटर्नल में जब जा रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े वर्ड बोले जिनका मीनिंग उन्हें खुद को नहीं पता होता। तो एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपके वर्ड्स को कैच कर लेगी और बोलेगी चलो इसका मीनिंग बताओ। तो वर्ड्स का यूज़ करते वक्त बहुत ध्यान से करना, बहुत सिंपल सिंपल से सिंपल वर्ड्स यूज़ करना, कोई मतलब वहाँ पे दिखाने की, कोई दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टे काम, बहुत कामली आंसर करना, सोचना और फिर जवाब देना। और वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अब आपकी जो क्लासमेट है, बहुत बच्चे हैं जब जैसे कोई वाइवा दे के आए कि तेरे से क्या क्वेश्चन पूछा, अरे जो उससे क्वेश्चन पूछा वो आपसे नहीं पूछेंगे, वो उससे नेक्स्ट वाले से भी नहीं पूछेंगे। आपका रोल नंबर कब है, उनका रोल नंबर कब है, एक्सटर्नल का क्या मूड है, तो ये चीज़ें आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत वेरी कर सकता है। अब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस वाली में तो ज़रूर ज़रूर हाईली चांसेस है, 95% चांसेस है कि आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि एक्सटर्नल आपको एक क्लासरूम की सिचुएशन दे दे कि ऐसे ऐसे है, ये बच्चा ऐसे क्लास को ट्रबल करता है, तो आप कैसे इससे डील करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल ने आपको सिचुएशन दी कि कोई बच्चा जो क्लास में बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, तो आप क्या बोलोगे। उस टाइम हमें लगता है कि हम क्या ही बोले, बट हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो भी जवाब देना है वो आपने जो फाइल के अंदर लिखा उससे आपको जवाब देना है। तो आप बोल सकते हो कि स्कूल में एक रिसोर्स होते हैं जो आपके काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर होते हैं, आप उस बच्चे को उनके पास भेजोगे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस कैसा था स्कूल में, मेरे से यही पूछा था। फिर नेक्स्ट आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एज अ इंडिविजुअल आपने खुद में क्या चेंज देखा इस इंटर्नशिप के बाद, मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछा था। तब बोल सकते हो कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है बी ऑनेस्ट। मैंने ये बोला था कि पहले मैं, मेरे को लगता है बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, बट स्कूल की इंटर्नशिप के बाद में काफ़ी पेशेंस आ गया है, मैं एक पेशेंट इंसान बन गई हूँ, चीज़ों को सुनती हूँ फिर रिएक्ट करती हूँ। नेक्स्ट, वाइवा के वक्त वो लैंग्वेज यूज़ करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, अनटिल अनलेस आपको सामने से बोला गया कि आपको इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है। नेक्स्ट, कनेक्ट टॉपिक टू स्टूडेंट, टीचर एंड एजुकेशन। तो जो भी आप जवाब दे रहे हो, बीच में बच्चे को, टीचर को, एजुकेशन को रखते हुए अपने आंसर्स देना वाइवा के अंदर। नाउ हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस इन वाइवा। तो देर माइट बी चांसेस, जैसे मेरे को नहीं लगता कि इस वाले वाइवा में ऐसी सिचुएशन किसी के आगे भी आती है कि उनको किसी भी क्वेश्चन का जवाब ना पता हो, बट देखो हमें सिचुएशन का नहीं पता कि कब क्या हो सकता है, तो कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हमें सब नहीं पता हो सकता, और वो बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है। तो सिंपली से सॉरी मैम या सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट एट दी मोमेंट। ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि मैंने वो क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करा। बी कंफर्टेबल, ये बहुत नॉर्मली चीज़ है।
तो simply say sorry sir, sorry ma'am, I'm not able to recall that at the moment. So that's it for this video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने अनऑफिशियल ग्रुप में मेरे चैनल का लिंक भेजो, वीडियो शेयर करो एंड कमेंट करके ज़रूर जाना वीडियो कैसी लगी. टिल देन, थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अब आपके जैसे एग्जाम्स आ गए हैं सेमेस्टर 1 के, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं पूरे सिलेबस को डिस्कस करूँ और आपको बताऊँ कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्कर्स कैसे आते हैं, 5, 12, जो भी चेंज अभी पैटर्न में हुआ है. तो इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस, वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और अपनी डेट शीट भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करके चले जाओ. सो थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, कमेंट करके ज़रूर जाना. थैंक यू एवरीवन.